नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आज हम एक और नया एमसीक्यू वीडियो लेके आए हैं। आज के इस एमसीक्यू वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये एमसीक्यू जो है प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स के अंदर पूछे हुए हैं और रिपीटेड टाइम्स पूछे हुए हैं। तो क्या ये एमसीक्यूज है, क्या इनके आंसर्स होने चाहिए सही, और कई बार इनको पूछा जाता है, तो आप जो है इनको जरूर जो है एक बार रिवाइज करें ताकि एग्जाम में आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। जो एग्जाम 1 सितंबर को होना है, नॉर्सेट 2020। So the first question is, age related hearing loss is known as. The option is presbycusis, presbyopia, otitis media और otosclerosis. एज रिलेटेड हियरिंग लॉस, वेरी गुड, है ना। प्रेस बाइकोसिस बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का। इसको एज रिलेटेड हियरिंग लॉस कहते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ प्रेस बायोपिया, इसको एज रिलेटेड विजन लॉस कहते हैं, है ना। ये एज रिलेटेड क्या है, विजन लॉस है। उम्र के साथ में विजन का लॉस होना, इसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। ओटाइटिस मीडिया जो है वो मिडल ईयर का इन्फेक्शन है ना। ये इन्फेक्शन है, और किसका इन्फेक्शन है, मिडल ईयर का। और ओटोस्क्लेरोसिस जो होता है वो बोन जो होती है, ईयर के अंदर जो बोन होती है उसकी एम्पलीफाइंग कैपेसिटी जो होती है, बोन जो होती है, जो भी साउंड वेव होती है उसको एम्पलीफाई करने का काम करती है। और उसकी एम्पलीफाइंग जो कैपेसिटी होती है बोन की, जो ईयर बोन होती है, मेलियस इनकस और स्टेपिस, उनके जो है साउंड को एम्पलीफाई करने करने में वो इनेबल हो जाती है, और उसकी वजह से हियरिंग लॉस होता है। उसको ओटोस्क्लेरोसिस कहते हैं, है ना। तो ये चार तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे। तो द करेक्ट आंसर इज प्रेस बाइकोसिस, एज रिलेटेड हियरिंग लॉस। नेक्स्ट है कैप्नोग्राफी इज मॉनिटरिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ। कैप्नोग्राफी जो है जो मॉनिटरिंग करते हैं वो किसका पार्शियल प्रेशर मॉनिटर करते हैं उसमें। कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन और नाइट्रोजन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। बहुत ही शानदार। कैप्नोग्राफी इज रिलेटेड टू द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन के समय कार्बन डाइऑक्साइड को जो है मॉनिटर करना कैप्नोग्राफी कहलाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात कैप्नोग्राफी के बारे में, जब हम इंटूबेशन करते हैं, है ना, जब हम इंटूबेशन करते हैं, इंटूबेशन का मतलब होता है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब जो होती है उसको ट्रेकिया के अंदर डालना, इसको इंटूबेशन कहते हैं। तो जब एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं तो इंटूबेशन जो है वो सही हुआ कि नहीं हुआ, उसको उसका कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कैप्नोग्राफी को माना जाता है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपीरेशन के समय प्रेशर चेक किया जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एक्सपीरेशन। सो ए इज द करेक्ट वन। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बी सी और डी जो है यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर सीजर एंड एपिलेप्सी। कौन सा सीजर और एपिलेप्सी के लिए ट्रिगरिंग फैक्टर नहीं है, कौन सा सीजर और एपिलेप्सी के लिए ट्रिगरिंग फैक्टर नहीं है, नॉट ए ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर सीजर एंड एपिलेप्सी। द ऑप्शन इज acute alcohol ingestion, decreased physical activity, exposure to flashlight, hyperventilation। कौन सा ट्रिगरिंग फैक्टर नहीं है। सो अगर कोई भी मरीज जो सीजर और एपिलेप्सी का है और वो अगर अल्कोहल का, एक्यूट अल्कोहल का इंजेक्शन करता है, तो ये उस मरीज में सीजर का कोज बन सकता है। अगर कोई मरीज जो एक्यूट सीजर, जो सीजर और एपिलेप्सी से सफर कर रहा है, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और उससे सफर कर रहा है, और उसमें फ्लैश लाइट को हम एक्सपोज करें तो उसमें सीजर और एपिलेप्सी आ सकती है। और ऐसे मरीज को अगर हम हाइपर वेंटिलेट करें तो उसमें सीजर और एपिलेप्सी आ सकती है। सो एक्यूट अल्कोहल इंजेक्शन, एक्सपोजर टू फ्लैश लाइट और हाइपर वेंटिलेशन, ये तीनों के तीनों ट्रिगरिंग फैक्टर है, ये तीनों के तीनों ट्रिगरिंग फैक्टर का काम करेंगे। लेकिन अगर उस मरीज में हम फिजिकल एक्टिविटी को कम कर दे, डिक्रीज कर दे, लेस कर दे, वी डिक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी और लेस द फिजिकल एक्टिविटी, उसको अगर हम कम कर दे तो उसमें सीजर और एपिलेप्सी होने की संभावनाएं कम हो जाती है। सो डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी इज नॉट ए ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर सीजर एंड एपिलेप्सी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी। ए, सी और डी जो है वो गलत है। नेक्स्ट है विच हेपेटाइटिस ऑफन सीन आउटब्रेक इन कैंप्स एंड इंस्टीट्यूट। किसी भी तरीके का अगर कैंप किया जाए या कोई इंस्टीट्यूट के अंदर, कौन से हेपेटाइटिस के आउटब्रेक होने की संभावना है। आउटब्रेक का मतलब होता है सडन उसका बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करना, फैल जाना, उसको आउटब्रेक कहते हैं। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस डी। ऐसा कौन सा हेपेटाइटिस है जिसका सडन आउटब्रेक होता है कैंप और इंस्टीट्यूशन के अंदर।
और यहाँ पे करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, करेक्ट आंसर बनेगा हिपेटाइटिस ए। कौन सा बनेगा? हिपेटाइटिस ए। हिपेटाइटिस ए जो होता है उसका सडन आउटब्रेक हो सकता है कैंप्स और इंस्टीट्यूट के अंदर। हिपेटाइटिस सी जो होता है वो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन, ज्यादातर पोस्ट ट्रांसफ्यूजन जो है से संबंधित रहता है। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन कौन सा हिपेटाइटिस ज्यादा होता है? तो हिपेटाइटिस सी होता है। हिपेटाइटिस बी जो होता है वो ब्लड कंटेंट से फैलता है एक से दूसरे में। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हिपेटाइटिस हिपेटाइटिस सी को माना जाता है। हिपेटाइटिस बी को सीरम हिपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, डेंजरस टाइप रहता है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा सी, दैट इज हिपेटाइटिस ए। नेक्स्ट है फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड विद ए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। किसी भी फूड के अंदर मिलाना, और क्या मिलाना? कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मिलाना, सच एज साल्ट जो कि एक फूड प्रोडक्ट है उसके साथ में आयोडीन को मिक्स करना। ये किसका एग्जाम्पल है? इज द एग्जाम्पल ऑफ, द ऑप्शन इज प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन। किसी भी फूड के अंदर कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट आप ऐड करते हो, जैसे नमक के साथ में आयोडीन ऐड कर दिया, तो आयोडीन ऐड करने का जो हमारा प्रोसेस है वो किसका एग्जांपल है ना? कौन सा तरीके का ये प्रिवेंशन है? सम पीपल सेज इज प्राइमोर्डियल, जो कि गलत जवाब है, और सम सेज इट्स प्राइमरी। तो प्राइमरी प्रिवेंशन है ना, ये जो हम कर रहे हैं फूड के अंदर, जब हम ऐड कर रहे हैं साल्ट, तो ये एक तरह का प्राइमरी प्रिवेंशन है जो प्रिवेंट करेगा बहुत सारी डिजीज, और स्पेशली गोइटर, है ना। गोइटर जो डिजीज होती है, कौन सा प्राइमरी प्रिवेंशन है? साल्ट को आयोडीन के साथ मिलाते हैं तो क्या प्रिवेंट होता है? गोइटर। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन एक तरीके का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा बी, दैट इज प्राइमरी प्रिवेंशन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन जो होता है वो बेसिकली किसी भी तरीके का कोई रिस्क फैक्टर नहीं होने के बावजूद भी, मतलब नॉर्मली जैसे हम सुबह 4 बजे उठते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये सारा का सारा आता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर। प्राइमरी प्रिवेंशन में जैसे आप मास्क पहनते हो अगर बाहर कोरोना है तो आप खुद को बचाने के लिए, ग्लव्स पहनते हो अगर किसी मरीज से डील करते हो खुद के इन्फेक्शन के लिए बचाने के लिए, साल्ट के साथ में आयोडीन मिलाते हो ताकि आपको गोइटर ना हो, इस तरीके का प्रिवेंशन प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन, डिजीज अगर किसी को होने के सिम्टम है तो साइन एंड सिम्टम को असेस करना, अर्ली स्क्रीनिंग करना और अर्ली डायग्नोसिस करके अर्ली ट्रीटमेंट देना, सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाता है। और टर्सरी प्रिवेंशन जो होता है वो रिहेबिलिटेशन के अंदर काउंट होता है। तो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस जो होता है वो टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी, दैट इज प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉर्मल स्किन वेरिएशन इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर नॉर्मल स्किन वेरिएशन नहीं है। कौन सा नॉर्मल नहीं है? इसका मतलब तीन बातें नॉर्मल है, एक अबनॉर्मल है। पहला है स्टॉक बाइट, नेवस वेस्कुलोसस, वर्निक्स केशियोसा और ब्रूजेस, है ना। कौन सा नॉर्मल स्किन वेरिएशन नहीं है? वेरी गुड, ब्रूजेज इज नॉट स्किन का रगड़ होना। तो कहीं भी अगर हार्ड सरफेस के ऊपर अपनी स्किन जो है रगड़ खाती है तो स्किन जो है सुपरफिशियल स्किन जो है उसका हट जाना, ये ब्रूइजेस कहलाता है। और वहां पे एक जो है सोर अल्सर और वुंड बन जाता है, तो इसको ब्रूइजेस कहते हैं। ये नॉर्मल स्किन वेरिएशन नहीं होता है। स्टॉक बाइट जो होता है इसका मतलब होता है लोकल कैपिलरी के डायलेटेशन की वजह से रेड कलर का स्पॉट बनना, स्पेशली नेप ऑफ द नेक में रेड कलर का बर्थ मार्क्स, रेड कलर का मार्क्स बनना, ये स्टॉक बाइट कहलाता है। इसको टेलेंजेक्टसिस नेवी भी कहते हैं। नेवस वेस्कुलोसिस जो होता है वो ब्लैक कलर का जो है लार्ज मोल, मोल जो होता है, मोल मतलब तिल कहते हैं उसको, छोटा हो तो मोल है, बड़ा हो तो नेवस वेस्कुलस कहते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, है ना। मारवाड़ी में उसको लहसुन कहते हैं, आपने कभी सुना हो तो उसको नेवस वेस्कुलस कहते हैं। वो भी नॉर्मल स्किन बर्थ मार्क्स है। वर्निक्स केशियोसा जो होता है वो व्हाइट कलर की चीजी लेयर होती है जो बच्चे की स्किन को कवर करके रखती है, वर्निक्स केशियोसा कहलाती है। मैच्योरिटी के साथ में ये कम होती जाती है। तो ये तीनों नॉर्मल है, ब्रूजेस जो है वो अबनॉर्मल है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा डी, दैट इज ब्रूजेस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग इन एन असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट हैविंग इंक्रीज आईसीपी। इंक्रीज आईसीपी के बच्चे के अंदर कौन सी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग नहीं होगी? कौन सी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग नहीं होगी अगर इंक्रीज आईसीपी है तो? हेडेक, इरिटेबिलिटी, अनइक्वल प्यूपिल और क्लियर कॉन्शियसनेस। विच इज नॉट एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग। अगर किसी बच्चे के अंदर आईसीपी बढ़ा हुआ है, अगर किसी इंडिविजुअल में आईसीपी बढ़ा हुआ है, तो कौन सी चीज आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे? कौन सी चीज एक्सपेक्ट नहीं करेंगे? तो जिसका आईसीपी बढ़ा हुआ है उसमें हेडेक होगा, डेफिनेटली होगा। उसमें इरिटेबिलिटी होगी, डेफिनेटली होगी। उसकी पीपल का साइज अनइक्वल हो जाएगा, लेकिन उसमें कॉन्शियसनेस क्लियर नहीं होगा। उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? अल्टर्ड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? अल्टर्ड। और क्या अल्टर्ड देखने को मिलेगा? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस।
उसमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा। कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगा, अल्टर्ड। तो अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा, क्लियर कॉन्शियसनेस कभी भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे आंसर बनेगा डी। डी जो क्लियर कॉन्शियसनेस है वो वहां नहीं देखने को मिलेगा, वहां में अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है द अम्बिलिकल कॉर्ड एट टर्म कंटेंट। अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है, टू आर्टरी वन वैन, वन आर्टरी टू वैन, वन आर्टरी वन वैन, टू आर्टरी टू वैन। सो अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंट ए वी ए, आर्टरी वैन आर्टरी, दैट मीन्स टू अम्बिलिकल आर्टरीज, वन वैन, वैन वन, वन तो होती है वैन, और आर्टरी कितनी होती है, टू, टू होती है आर्टरीज। आर्टरीज जो होती है अम्बिलिकल आर्टरीज वो दो होती है, वैन एक होती है। तो यहाँ पे दो आर्टरी और एक वैन, ए ऑफ ए इज द करेक्ट वन। दो आर्टरी और एक वैन, अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंट टू आर्टरी एंड वन वैन। नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा है? ऑप्शन है आर्थस रिएक्शन, एनाफाइलेटिक रिएक्शन, एटोपी और ट्यूबरकुलिन टाइप रिएक्शन। टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा है? तो चार तरह की हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है। इस चैनल में प्रीवियस एक हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन का वीडियो है और उसकी एमसीक्यूज अलग से है, तो वो दोनों वीडियो आप जरूर प्रीफर करें, डेफिनेटली आप कंप्लीटली हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन को समझ पाएंगे। वैसे जो है एनाफाइलेटिक रिएक्शन जो होती है वो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में आती है। ये किसका एग्जांपल है? टाइप 1 का। और एनाफाइलेटिक रिएक्शन के अंदर ही एलर्जिक रिएक्शन आती है। एटोपी का मतलब होता है एलर्जी, तो ये भी टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है। हमें टाइप 4 का पूछा है, इसलिए बी और सी तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही टाइप 1 के एग्जांपल है। आर्थस रिएक्शन जो होता है वो टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है। कौन सी है? टाइप 3। टाइप सेकंड होती है साइटोलाइटिक, टाइप फर्स्ट होती है एनाफाइलेटिक, सेकंड साइटोलाइटिक, थर्ड आर्थस, और टाइप 4 होती है डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, और जिसके अंदर आता है स्किन टेस्ट, दैट इज ट्यूबरकुलिन टाइप रिएक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा डी, दैट इज ट्यूबरकुलिन टेस्ट और स्किन रिएक्शन। डी इज द करेक्ट वन। ए बी और सी जो है वो टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? पेनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, किडनी। पेनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, किडनी, लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। बहुत ही शानदार, वेरी गुड। आप लोग सारे जो है बहुत ही प्रशंसा के हकदार बनते हैं, और आप लोग डेफिनेटली इस तरीके की तैयारी के साथ में सिलेक्ट होंगे कि आपने कितना कॉन्फिडेंस होता है जब किसी क्वेश्चन का में आंसर आता है। एंड रियली इट्स द वेरी ग्रेट थिंग कि लीवर इज ए लार्जेस्ट ग्लैंड दैट हेल्प इन द डे टाइम एंड नाइट टाइम आल्सो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बॉडी का लीवर। कार्पल टनल सिंड्रोम सीटीएस इज कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ। सीटीएस जो है वो किस नर्व के कंप्रेशन की वजह से होता है? द फीमोरल नर्व, द मीडियन नर्व, द रेडियल नर्व एंड द अल्नर नर्व, है ना। सीटीएस क्या होता है? तो बेसिकली जैसे मेरा ये हैंड है, मान लो ये थंब है और ये इंडेक्स फिंगर है, ये बाकी की जो है फिंगर्स है। तो यहाँ पे जो थंब रहता है ना, यहाँ पे जो थंब है ना, दिस इज द इट्स ए इट्स थंब, एंड ये इंडेक्स फिंगर। इन दोनों को सप्लाई करने वाली जो नर्व होती है, इन दोनों को सप्लाई करने वाली जो नर्व होती है, उस नर्व वो ये नर्व सप्लाई कर रही है थंब और इंडेक्स फिंगर को। और इस एरिया में उस नर्व के कंप्रेशन की वजह से ये जो एरिया होता है थंब और इंडेक्स फिंगर वाला एरिया, इस एरिया के अंदर नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन होने लग जाना, ये सीटीएस कहलाता है। इसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। इस एरिया में नमनेस और इस तरीके की प्रॉब्लम होना। और यहाँ ये सप्लाई करने वाली जो नर्व होती है, वेरी गुड, दिस इज द मीडियन नर्व। यहाँ कौन सप्लाई करती है? मीडियन नर्व। और मीडियन नर्व के कंप्रेशन की वजह से, मीडियन नर्व के कंप्रेशन की वजह से इस एरिया के अंदर नमनेस होने लग जाती है, टिंगलिंग सेंसेशन होने लग जाता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम कार्पल टनल सिंड्रोम कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी, दैट इज मीडियन नर्व। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मैक्युलर डिजेनरेशन। मैक्युलर डिजेनरेशन के बारे में कौन सी बात सही है? फर्स्ट ऑप्शन है इट अफेक्ट द कॉर्निया ऑफ द आई। ड्राई मैक्युलर डिजेनरेशन इज लेस कॉमन इन दिस। इट इज द सेंट्रल लॉस ऑफ विजन। वेट मैक्युलर डिजेनरेशन इज मोर कॉमन इन दिस। आई की एक बीमारी है मैक्युलर डिजेनरेशन। मैक्युलर डिजेनरेशन, मैक्युला इज द पार्ट ऑफ रेटाइना, तो इट्स द डिजेनरेटिव चेंजेस इन द मैक्युला ऑफ रेटाइना, है ना। मैक्युला ऑफ रेटाइना प्रॉब्लम कहाँ होती है? मैक्युलर डिजेनरेशन मैक्युला ऑफ रेटाइना का डिजेनरेशन है। तो ये बीमारी किसकी है? मैक्युला ऑफ रेटाइना की।
पहला ऑप्शन कह रहा है कॉर्निया की बीमारी है, इसलिए गलत है, ये कॉर्निया की बीमारी नहीं है, मैक्यूला ऑफ रेटाइना की बीमारी है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ड्राई मैक्यूलर डीजनरेशन जो है वो लेस कॉमन है, तो ये गलत है, लेस नहीं होता, ये ज्यादा कॉमन होता है, मोर कॉमन होता है। 90% मैक्यूलर डीजनरेशन ड्राई मैक्यूलर डीजनरेशन होता है। 90% मैक्यूलर डीजनरेशन जो होता है वो ड्राई टाइप का होता है। 10% मैक्यूलर डीजनरेशन जो होता है वो वेट टाइप का होता है। जो लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है वेट मैक्यूलर डीजनरेशन जो है वो मोर कॉमन है, ये मोर कॉमन नहीं होता है, ये लेस होता है। और ये कितना होता है, सिर्फ 10% ही होता है। बाकी 90% मैक्यूलर डीजनरेशन जो होता है वो कौन सा होता है, ड्राई। और 10% मैक्यूलर डीजनरेशन जो होता है वो कौन सा होता है, वेट। तो मैक्यूलर डीजनरेशन में ड्राई और वेट मैक्यूलर डीजनरेशन का यहाँ पे कंसेप्ट है। ड्राई और वेट का क्या मतलब होता है, ड्राई मैक्यूलर डीजनरेशन जो होता है उसमें सेंटर ऑफ द रेटिना डिटेरियोरेट होता है, और वेट मैक्यूलर डीजनरेशन में लीक होता है, ब्लड वेसल जो ग्रो करती है रेटिना के नीचे वो लीक करती है, इसकी वजह से वेट मैक्यूलर डीजनरेशन होता है। तो ए, बी और डी जो है वो गलत हो गए। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सेंट्रल लॉस ऑफ विजन होता है मैक्यूलर डीजनरेशन में। जो लॉस ऑफ विजन फील्ड का लॉस होता है वो सेंटर से होता है। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, द लॉस ऑफ विजन इज ऑलवेज सेंटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का कौन सा साइन नहीं है, कौन सा साइन नहीं है। पहला है रेस्पिरेटरी रेट वेरिंग अकॉर्डिंग टू द न्यूबॉर्न्स एक्टिविटी, एक्सटर्नल रिट्रैक्शन, साइनोसिस और एक्सपिरेटरी ग्रंटिंग। कौन सा ऐसा साइन है जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को इंडिकेट नहीं करता है। तो अगर किसी बच्चे में एक्सपिरेटरी ग्रंटिंग है, साइनोसिस है और एक्सटर्नल रिट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब उस बच्चे में आरडीएस हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। ये तीनों ही साइन है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के। लेकिन उसकी रेस्पिरेटरी रेट जो है वो अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी वेरी करती है। मान लो बच्चा रो रहा है तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही है, और सो रहा है तो कम हो रही है, तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को इंडिकेट नहीं करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए, रेस्पिरेटरी रेट वेरिंग अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी, ये जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का साइन नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट शॉर्ट एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में जो शॉर्ट एनालिसिस किया जाता है वो शॉर्ट एनालिसिस के बारे में इनकरेक्ट क्या है। तो W इज स्टैंड फॉर वीकनेस, O इज फॉर अपॉर्चुनिटी, T इज फॉर टाइम एंड S इज फॉर स्ट्रेंथ। तो शॉर्ट के अंदर S का मतलब स्ट्रेंथ होता है, ये बात सही है, ये गलत नहीं है। W का मतलब वीकनेस होता है, ये बात भी सही है। और O का मतलब अपॉर्चुनिटी होती है, ये बात भी सही है। तो तीनों बातें सही है, तो इनकरेक्ट ये तीनों तो है नहीं, हमें इनकरेक्ट का बताना है। तो ये जो T है इसका मतलब होता है थ्रेट, T का मतलब क्या होता है, थ्रेट। और यहाँ पे T का मतलब क्या लिखा हुआ है, टाइम, जो कि गलत है, इसलिए आंसर क्या बनेगा, सॉरी ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो करेक्ट आंसर है सी, इसको डी मान लेते हैं अपन। सो द करेक्ट आंसर इज सी, टी का मतलब टाइम नहीं होगा, टी का मतलब होता है थ्रेट। तो ये करेक्ट आंसर बनेगा, सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है व्हेन फुली सैचुरेटेड 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन, फुली सैचुरेटेड 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितनी ऑक्सीजन होती है, 0.39 ml, 1.39, 2.39 या 3.39। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मैनी पीपल आर करेक्ट, इट्स 1.39 ml ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम फुली सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन में 1.39 ml ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन का टाइप नहीं है, लाइव, किल्ड, स्टेरॉइड, टॉक्सोइड। वेरी गुड, हाँ इट्स वेरी इजी, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। लाइव वैक्सीन होता है, किल्ड होता है और टॉक्सोइड होता है ना। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और टॉक्सोइड वैक्सीन होता है, जैसे टिटनस और डिप्थीरिया। लेकिन स्टेरॉइड इज ए एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, इट्स नॉट ए टॉक्सोइड, इट्स नॉट ए वैक्सीन। तो स्टेरॉइड कोई वैक्सीन नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। और लाइव, किल्ड और टॉक्सोइड वैक्सीन होता है, लेकिन स्टेरॉइड कोई वैक्सीन नहीं होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। इट अकर ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज, इट रिजॉल्व विद द ऑनसेट ऑफ ओवुलेशन, इट रिजॉल्व विद द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इट अकर ड्यूरिंग द लास्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल होने से जस्ट पहले। सो कौन सी बात सही नहीं है, नॉट ट्रू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बी इज द करेक्ट वन, इट रिजॉल्व विद द ऑनसेट ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद में तो ये शुरू होती है, तो ये ओवुलेशन होने के बाद में रिजॉल्व नहीं होती है।
प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है वो हमेशा होता है ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज जो होती है वो ओवुलेशन के बाद की है, 14 दिन की। ओवुलेशन के बाद में आफ्टर ओवुलेशन 14 से लेके 28 दिन की जो फेज होती है इसको ल्यूटियल फेज कहते हैं, जिसमें कार्पस ल्यूटियम बनता है। तो ये फेज ल्यूटियल फेज कहती है, 14 टू 28 डेज, है ना, 14 दिन की, एग्जैक्ट 14 दिन की फेज होती है ल्यूटियल फेज। इसी फेज को हम लास्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन का लास्ट हाफ, लास्ट हाफ का मतलब ही 14 से 28 दिन है, ल्यूटियल फेज है। तो ये सेम बात है। तो ये दोनों बात तो सही है। और इसी समय प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम आते हैं 14 से 28 दिन के अंदर। और इसको हम एक और नाम से बोल सकते हैं, इट रिजॉल्व विद द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और जैसे ही 28 दिन कंप्लीट हो गए और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होएगा, तब ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है वो क्या हो जाएंगे, रिजॉल्व। तो ए, सी और डी तीनों बातें तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बी ऑप्शन जो है वो गलत यहाँ पे बोल रहा है। बी ऑप्शन ने बोला है कि इट रिजॉल्व विद द ऑनसेट ऑफ ओवुलेशन। होते ही ओवुलेशन के बाद में रिजॉल्व नहीं, शुरू होती है, रिजॉल्व नहीं होती है। वर्ड रिजॉल्व यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये शुरू होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम 14 से 28 दिन के अंदर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एथिकल प्रिंसिपल। कौन सा एथिकल प्रिंसिपल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑटोनॉमी, नॉन बेनिफिशियंस, नॉन मालेफिशियंस और जस्टिस। एथिकल प्रिंसिपल के अंदर ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि किसी भी चीज की जिम्मेदारी दे के काम करना, ये एथिकल प्रिंसिपल के अंदर आता है। ऑटोनॉमी इज द पार्ट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल। बेनिफिशियंस तो होता है, लेकिन नॉन बेनिफिशियंस नहीं होता है। बेनिफिशियंस का मतलब होता है टू डू गुड, है ना, लेकिन वो नॉन नहीं होता, ओनली बेनिफिशियंस होता है। इसलिए नॉन बेनिफिशियंस किसी भी तरीके का एथिकल प्रिंसिपल नहीं है। बेनिफिशियंस का मतलब होता है टू डू गुड, टू डू गुड, अच्छा करना किसी का, तो ये बेनिफिशियंस कहलाता है। लेकिन वो नॉन बेनिफिशियंस नहीं होता। नॉन मालेफिशियंस होता है, इसका मतलब होता है डू नॉट हार्म, है ना, डू नॉट हार्म। अगर किसी का भला, बेनिफिशियंस का मतलब किसी का भला करना, और अगर इसकी आप भला ना कर सको तो बुरा भी मत करो। नॉन मालेफिशियंस का मतलब होता है। जस्टिस का मतलब किसी को न्याय दिलाना। तो जस्टिस, नॉन मालेफिशियंस और ऑटोनॉमी तो होता है, लेकिन नॉन बेनिफिशियंस नाम का कोई एथिकल प्रिंसिपल नहीं होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था। सारे एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली आते हैं, तो इन सब एमसीक्यूज को आप याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। और एक काम जरूर करें, और वो काम क्या करना है कि इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अपनी ऑनेस्टी से उठाए। देखिएगा, अगर आपको वास्तव में लगता है कि ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो आप विश्वास करिएगा कि ये हर वो इंडिविजुअल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उस सब के लिए फायदे के लिए। और आप ही वो जरिया है जो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज आप लोगों से ये मेरा विनती है, पर्सनल आप विनती सुन बोल सकता हूं, कि आप एक इंडिविजुअल जो है 5 से 10 लोगों तक अगर वीडियो पहुंचाने की कोशिश करे, तो मेरे हिसाब से कई सारे लोग जो है इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि सारथी बनो, स्वार्थी मत बनो। तो आप सिर्फ वीडियो देख के अपना स्वार्थ सिद्ध करने का ना सोचें, सारथी बने। इस वीडियो को, सारथी वो होता है जो किसी चीज को आगे हाँकता है। तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को आगे हाँके और कई लोगों तक पहुंचाए। अगर आप सारथी जिस दिन बनने लग जाओगे, उस दिन जो है आपका तो अच्छा होगा ही। जैसे यहाँ पे भी हमने पढ़ा है कि भला करो भला करो, तो ये भला करने वाला एक कंसेप्ट है। प्लीज करिएगा, करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और कई सारे लोग जब इस वीडियो को देखेंगे और वो जो उनकी दुआएं आप लोगों को लगेगी, वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो प्लीज आप इसको शेयर एंड मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने में मदद करिएगा। मिलते हैं दोबारा इसी तरीके के मजेदार कंसेप्चुअल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।